Justice delays, justice denied. No comments on this. एक डेट मिलना, एक अच्छा वकील उनके पास होना, देन एडवोकेट की फ़ीस भी उनके पास होना, फिर वहाँ पे जज साहब का भी प्रेजेंट रहना, सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं केस फाइलिंग करने में। अगर सामने वाला पार्टी कोई महंगा है, सिंपल बोलो, पैसों में मजबूत है, तो एफआईआर होने में बहुत दिक्कत होती है। जब तक आपकी सोर्स नहीं है तब तक एफआईआर दर्ज करते ही नहीं है। सपोर्ट सिस्टम तो कोई है नहीं, यहाँ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ सेवा है। मोस्ट ऑफ लॉज आर डिस्क्रिमिनेटरी। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही खड़ा होना है, तो पहले तो उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम उनके अगेंस्ट जाएं कि ना जाएं। पुलिस अपने दूसरे गिफ्ट के चक्कर में मोस्टली रहते हैं, जिसके कारण से लोगों को परेशान करते हैं। हम प्रोफेशनल किसी भी चीज़ का इश्तिहार, कोई बोर्ड, कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक इंसान है। नमस्कार दिल्ली की जनता, मेरा नाम साकेत है, आप देख रहे हैं बिंटन प्लस। आज हम आए हैं दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ एडवोकेट्स से और जानेंगे उनकी राय। क्या अगर आपके पास क्लाइंट आकर अपना जुर्म कबूलता है तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में? तो हमें भी कहीं ना कहीं जो है फिर झूठ बोलना पड़ता है। No comments on this. वकील जो होते हैं, अगर उनके सामने किसी क्लाइंट ने ये कह दिया कि जी मैंने ये अपराध किया है, तो वकील का काम क्या है? ही इज़ ए प्लीडर, वो तो उसी के लिए लड़ रहा है ना, उसके सामने बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर ओपन कोर्ट में जज साहब के सामने बोल दिया तो फिर तो जो कानून के अनुसार ही डेल्ट करेंगे जज साहब उनको। दिल्ली में आने वाले उभरने वाले नए एडवोकेट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे वकील वैसे ही बढ़ गए, अब तो फ़ायदा ही नहीं है आने का। अगर जो पढ़ने के लिए जो सिंसियर होगा वो डेफिनेटली सक्सीड कर सकता है। अगर किसी को एक अच्छा स्टार्टअप लेना है, अपने लीगल फील्ड में अच्छा बूम देना है, तो बेहतर यही है कि अगर दिल्ली से शुरुआत करता है तो उसको ग्रो होने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, नॉलेज गेनिंग के लिए दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस। प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेटेड केस नए बच्चे बगैर सीनियर्स के सुलझा ही नहीं सकते। नए एडवोकेट्स को डेली पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आई है तो उनको अपडेट रहना चाहिए, जो भी रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं उनको पढ़ना चाहिए डेली, अपने केसेस के लिए भी अपडेट रखना चाहिए, डेली फाइल्स पढ़नी चाहिए। लीगल आर्टिकल्स को जो है ना टाइम टू टाइम देखने की बड़ी ज़रूरत है। Justice delays, justice denied. उनको एक अच्छे तौर पर सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि समाज से ये प्रोफेशन जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनती की ज़रूरत है यहाँ पे। जो नया वकील आता है जिसकी कोई बैकअप नहीं है, मीन्स होता है दर पीढ़ी दर के वकील होते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके फादर साहब होंगे, उसके भाई होंगे, दादा होंगे, जो उनको बैकअप देते रहते हैं। आज के समय पे हर किसी को लगता है कि एडवोकेट्स बन गया और अब एडवोकेट का नाम मिल गया तो सब कुछ इसने सीख लिया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मिनिमम 5 साल तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी किसी सीनियर के पास। जो नए एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोई स्टाइफंड का प्रावधान किया जाए, जो क्योंकि 1 साल में तो कोई तैयार नहीं होता बच्चा, इट टेक्स ए लॉन्ग ऑफ टाइम, बिकॉज ये प्रोफेशन बहुत ही लंबी दूरी का प्रोफेशन है। किसी एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाए और वहाँ पे एक एक चीज़ को उसको देखे और उसके साथ साथ वो पढ़े भी जो वो काम कर रहा है। कभी भी पीछे मत हटना इस चीज़ को लेकर कि मैं नहीं कर सकता, हमेशा बस ये ध्यान रखना कि मैं कर सकता हूँ इसको, आई विल डेफिनेटली डू। दिल्ली में ऐसा कानून जो आम आदमी को पता ही होना चाहिए। छोटे बच्चे जो यंग हो रहे हैं उनको नहीं पता है, 22-23 साल वालों में, कि हैविंग द रिलेशन विद अ माइनर गर्ल इज अ ऑफेंस। यदि आप जा रहे हैं और आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी धारा लगेगी। वो थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं और किस कानून के तहत कर सकते हैं, तो ये आम आदमी को इस तरह की बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। सब कोई दुकानों पे जाते हैं अपने घरों के आसपास राशन वगैरह, तो उनको अपने राइट्स वगैरह, कंज्यूमर के राइट्स वगैरह, ये सारी चीज़। हर चौराहे पे आपको पुलिस ऑफिशियल्स को फेस करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो दिल्ली में निकल रहे हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स तो पता ही होने चाहिए। इंसान को दूसरे को भी इंसान समझना चाहिए। Constitution knowledge बहुत ज़रूरी है। हमारे जो छोटी बेटियां हैं उनके प्रति जो सामाजिक अपराध होते हैं, ये तो बिल्कुल हर बच्चे तक जो है पहुंच जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें अपने देश के प्रति चीज़ें हमें रखनी है। पुलिस किसी को भी बुलाती है तो 41A CRPC जो पहला प्रोविज़न था उसके तहत एक नोटिस देगा। यदि आपके पास कोई एविडेंस है तो उसके लिए 91 CRPC में प्रोविज़न दिया था, वो दे तभी जाना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी क्या है पुलिस वाले परेशान करते हैं। दिल्ली में एक आम आदमी को एक केस फाइल करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अगर सामने वाला पार्टी कोई महंगा है, सिंपल बोलो, पैसों में मजबूत है,
तो FIR होने में बहुत दिक्कत होती है भाई। जब तक आपकी सोर्स नहीं है तब तक वो FIR दर्ज करते ही नहीं है। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि एक एडवोकेट ढूंढना, एक डेट मिलना, एक अच्छा वकील उनके पास होना, देन एडवोकेट की फ़ीस भी उनके पास होना, फिर वहाँ पे जज साहब का भी प्रेजेंट रहना, सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं केस फाइलिंग करने में। पुलिस वालों से पूछो कितनी परेशान क्यों करते हैं वो FIR करने में। पुलिस जो सिस्टम है वो वहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ बहुत करप्शन है। वो लोग नहीं कंप्लेंट सुनते, नहीं हेल्प करते। जो विक्टिम्स की हेल्प फर्स्ट लेवल पे उनके पास जब जाती है कंप्लेंट। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही खड़ा होना है। तो पहले तो उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम उनके अगेंस्ट जाएँ कि ना जाएँ। पुलिस अपने दूसरे गिफ्ट के चक्कर में मोस्टली रहते हैं, जिसके कारण से लोगों को परेशान करते हैं। पुलिस वाले डराते थे कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये केस लग गया है, अब तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। सर, एक आम आदमी तो एक तो उसको लीगल चीज़ें पता नहीं है, कैसे क्या है, प्रोसीजर नहीं पता है, उसको कानून नहीं पता है कि उसको किस कानून के तहत रिलीफ मिलेगा। दिल्ली में घरेलू हिंसा के केसेस में इंसाफ मिल भी रहा है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों पे होती है भाई। मेरी शादी हुई नहीं है। अगर आपका डाइवोर्स हो भी गया है तो अगर 10 साल 20 साल 15 साल जितने साल भी अगर लड़की शादी नहीं करती है, यू आर बाउंड टू मैनेज हर। कोर्ट केसों की भरमार है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन न्याय तो मिलता है। कई बार गलतियां लड़का पक्ष से भी हो जाती हैं और लड़की पक्ष से भी हो जाती हैं, पर कानून में अधिकतर तो पावरें सारी औरतों पे ही है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे पूरा का पूरा लॉ वुमेन्स के लिए ही है, मैंस के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई लॉ है नहीं। अगर लड़की अगर अलग हो जाती है, उसकी इंटेंशन हमें नहीं पता, वो क्या चाह रही है, उसको साथ रहना है या नहीं रहना है, उसको डाइवोर्स लेना है या नहीं लेना है, बट स्टिल अ हस्बैंड इज़ बाउंड टू गिव एलिमनी और मेंटेनेंस। सिर्फ ये बोलने से नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ होती है तो कोर्ट उसको एड इंटरिम मेंटेनेंस बांध देता है। लड़कियां मेंटेनेंस का केस डाल देती है। मेंटेनेंस का अगर देखा जाए इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर हिंदी में इस शब्द का मतलब है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता किसको देना चाहिए? जो लड़की सक्षम नहीं है काम करने के और जो कमाने के योग्य नहीं है, मगर आज के समय इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करा जाता है। एडवोकेट्स को प्रचारिकता पर, एडवर्टीजमेंट पर बैन है, ऐसा क्यों? वकील को ऐड करने की ज़रूरत ही क्या है? हम प्रोफेशनल किसी भी चीज़ का इश्तिहार, कोई बोर्ड, कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक इंसान हैं। हम जब काम करते हैं किसी भी क्लाइंट का, वो हमारे बिहेवियर को जानता है, वो क्लाइंट हमें कोई रेफरेंस देता है तो हमें क्लाइंट से क्लाइंट मिलते हैं। वकील को ऐड करने की ज़रूरत ही क्या है? हम प्रोफेशनल किसी भी चीज़ का इश्तिहार, कोई बोर्ड, कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक इंसान हैं। हम जब काम करते हैं किसी भी क्लाइंट का, वो हमारे बिहेवियर को जानता है, वो क्लाइंट हमें कोई रेफरेंस देता है तो हमें क्लाइंट से क्लाइंट मिलते हैं।